पाबंदी लगा दी कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड स्टेट का नहीं होगा तो हम आपकी फसल नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। जब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है तो फिर उसको अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्या है? असली बात तो यहां है कि जब ये फैसला कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे। मैं पूछूं, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानोगे क्या? प्रधानमंत्री ये कहता है नहीं, कानून वापिस भी तो हमने तो ठीक करवाए ना। हरा बैम ठीक काटा कि नहीं काटा? अरे बड़ी गलतफहमी थी, तुमने यहां खड़े हो के बड़े उसके ऊपर जो है इस तरह की हामी भरी थी कि हम कानून वापिस नहीं होने देंगे। ये कानून भी वापिस है, 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए। अब प्रधानमंत्री ये कहता है कि आप अपनी फसल किसी भी प्रदेश में कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हो, तो फिर इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? फिर ये रजिस्ट्रेशन खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके साथ साथ स्पीकर महोदय, इसमें दिया गया है कि जमीन अगर साझे खाते की जमीन है, साझे खाते की जमीन तो आज मेरे ख्याल हरियाणा में, जिसमें किसी परिवार के खाते अलग होंगे, 90%, 95% लोगों के खाते आज भी साझे हैं। दूर क्यों जाऊं, मैं मेरे पे बता रहा हूं। हमारी जमीन भी आज साझे खाते की है और उस साझे खाते की जमीन के अंदर अगर मैं अकेला उस फसल की रजिस्ट्रेशन करा दूं तो रणजीत अंकल के खेत में होने वाली फसल यह तो नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ओपीटी तो मेरे पास आएगा और मैं कहां से ला करके बेचूं ये मैंने तय करना है। ये अगर ट्राली भिजवाएंगे वहां पे बेचने के लिए तो इनको तो गेट पास भी नहीं मिलेगा। ये अपनी फसल कहां बेचेंगे? इसके लिए सरकार ने क्या किया? आपने ये कह दिया कि ये फैसला सब हम किसान करें। किसानों की जब आपस के अंदर एक परिवार के रिश्ते ठीक नहीं होंगे तो फिर वो बैठ करके कैसे तय कर लेंगे? इसके लिए सरकार ने क्या किया? आपने तो विवाद खड़ा करवा दिया ये काम करके। इस विवाद को खत्म करने के लिए ये जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ये जो पोर्टल बनाने का काम किया, इसको जिस तरह 3 कृषि के काले कानून वापिस हुए इसको भी वापिस ले लो ताकि लोगों के सामने यह असुविधा ना रहे। यहाँ पहले फसलें नहीं बिकती थी, यहाँ पहले भी मंडियां थी, पहले भी किसान अपनी फसल बेच के आता था, कोई झगड़ा और विवाद नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। आपने इसमें शिकायतें दर्शाई है, इतनी बड़ी संख्या में शिकायत आपको मिली है। आप कहते हो कि वर्ष 2000 में खरीफ की फसल के अंदर 1,58,018 शिकायत आई और उसमें से 1,32,262 शिकायत और इसमें से केवल 20,752 शिकायतें जो है वो आपने खारिज कर दी। बाकी शिकायतों का क्या हुआ? जो खारिज करी किस आधार पे करी उसका विवरण आपने नहीं बताया। शिकायतें किस किस जिले से कितनी कितनी आई, किसान किस किस जिले में कहाँ कितना कितना परेशान है वो नहीं बताया आपने कहीं। इसी तरह अगले साल का बता दिया आपने 21 और 22 का और फिर 21 और 22 का बता दिया। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों का सीधा मतलब है कि किसान के सामने परेशानी आती है, आपस में विवाद बढ़ता है, तब जाकर के वो शिकायत करता है। और शिकायत भी किसके पास करे? डीसी के पास करे। डीसी से तो मेरे ख्याल किसी एमएलए का टेलीफोन भी नहीं सुनता। इस बात की शिकायत बलराज कुंडू कर रहा था कि एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर है रोहतक में जो एमएलए की बात सुनने के बजाय दूसरों की सेवाओं में लगा हुआ है। तो फिर आम किसान जो है वो किसके पास जाकर के शिकायत करेगा, किसको जाकर के कहेगा, उसकी कौन सुनेगा, कैसे उसकी बात की सुनवाई होगी? इसके लिए इसको सरल करने का काम करो और जिस तरह से कृषि के काले कानून वापस हुए थे इसी तरह तुम अपनी गलती का एहसास करो, इस बात के लिए माफी मांगो और इसको वापस ले लो। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कुछ? हाँ जी।
एक मिनट गोगे जी को। सर, इसी पे मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी मंत्री जी ने सारी बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि जो शिकायतें आई वो करेक्ट कितनी हुई। मेरी जमीन किसी और के नाम चढ़ी हुई है, किसी और की किसी दूसरे के नाम, ये सारा का सारा इमेजिनेशन चल रहा है। और वहां बैठे हुए लोग, मेरी पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, मेरी जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है और मेरे चाचा की जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ी हुई है। मैंने खुद कहा तहसीलदार को भी इसको ठीक तो कर दे यार, कहीं कोई कल को कब्जा कर ले, वो कहे तो मेरी है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो जब दान घोटाला उठाया, शायद मैं सोच रहा था भी शायद उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा। घोटाले तो अब भी उतने ही हो रहे, लेकिन इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं हुआ। इस सिस्टम को दोबारा से अच्छे तरीके से इसको बंद करो और कोई बढ़िया तरीका ले आके कोई अगर बनाना, किसान के फायदे का काम करो। किसान तो उल्टा उलझ गया, का बेचारा खाली है, उसको कोई काम नहीं है, सारा दिन पोर्टल के पीछे कागज लेके घूमता रहे और वहां जाके गेट पास लेना है, दो तो मेरे को बोलन तो दो। अभी यही बात जब तुम छेड़ दोगे बात ही टूट जाएगी। मैं किसान हूं, जब भी मेरे को पता, जब मेरी ही जमीन खुसन लग रही है तो मेरे से ज्यादा तकलीफ किसको हो सकती है। तो मेरा जनाब आपके माध्यम से ये निवेदन है सरकार से, भाई आप मंडी में जाके देखो, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, ये तुम्हारा गेट पास नहीं बन सकता। जो ट्राली बीच में लगी वो तो टाता नहीं, और गेट पास इसलिए नहीं बनता जी पोर्टल में गलती है, हम ठीक नहीं कर सकते। जिस अधिकारी से पूछो, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाद नई ये ड्रामे करने की जरूरत क्या है। गिरदावरी का सिस्टम सदियों से चलता आ रहा है, उसके हिसाब से बढ़िया काम कर रहा था, जान के छेड़खानी कर ली। और यही प्रॉब्लम बीमे कंपनियों के साथ है। और फसल कोई होती है, बीमे वाले कुछ ही लिख के ले जाते हैं, क्योंकि वो तो आते ही नहीं, बोले जी सैटेलाइट से चल रहा है। और आखिरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारा जैसे करनाल है, एग्जाम्पल के तौर पे करनाल में ऐसी हजारों फैमिली हैं जिन्होंने यूपी में जमीन खरीद रखी है। वो बताओ कहां बेचे हो, यहां उनकी बेचारों की जमीन बिक गई और वहां खरीद नहीं रहते, करनाल में ही है, वोट खट्टर साहब को डालते हैं और कणक बेचने के लिए पाकिस्तान जाए। कहां बेचे? आप तो ऐसा सिस्टम करो कि घपला रुके। किसान घपला नहीं करता हो तो मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई के वाजिब पैसे चाहता है, उसको उलझाने की बजाय इन बड़े बड़े मगरमच्छों को उलझाओ, उनको पकड़ो, उनसे तो माल लेके उनको छोड़ दिया। आज तक 2019 से लेके आज तक की रिपोर्ट नहीं आई, किसी घपले की रिपोर्ट आई आज तक? चलो धन्यवाद। थैंक यू जी। मंत्री जी। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने सारे जवाब बहुत डिटेल में दिए थे, एक एक मुद्दे को ढंग से क्लैरिफाई किया था। माननीय सदस्यों ने अपना उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वही मुद्दे दोबारा से उठा दिए। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान हित के लिए है और मैंने बताया है कि इसके साथ जुड़ने से किसान को हमने 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की सीधी पेमेंट की है। और किसान का हमारा इसको फ़ायदा यह है कि सारे हरियाणा की फसल की मैपिंग हो जाए, कौन सी मंडी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से सुविधाएं तैयार हो जाएं। और किसान को ये भी छूट है कि किसी मंडी में एमएसपी में जो खरीद चल रही है, अपनी डेट ले करके अपनी फसल क्वांटिटी बता करके वो जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन जो होती है, तो जब आप फसल बोई गई है तो रजिस्ट्रेशन खुल रही है। और ये मैंने बताया कि अगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी जानकारी में आ जाएगा, सरापनी करेगा जब, और वो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलत रजिस्ट्रेशन किसने की है, वो उसको ठीक करवा सकता है। वो नहीं करवा सकता है तो फिर हमने कहा है कि जो नायब तहसीलदार है पटवारी संपर्क करके उसको जो उसका हक बनता है उसको करवा ले। ज़्यादातर विषय क्या शिकायत के क्या आए हैं कि फसल किसान ने कुछ चढ़ा दी और उसको शुरू में उसको जानकारी नहीं थी। किसान के पास 4 एकड़ है, किले में कुछ वो रखा, दूसरे में कुछ, किला नंबर उसको नहीं पता था। और जब वेरीफाई किए तो किले नंबर मिसमैच हुए
उसमें ये शिकायतें आई हैं, लेकिन उसके भी हमने तीनों उसको शिकायत में जब मिसमैच हुआ तो उसको बताया गया कि आपकी फसल मैच नहीं कर रही, आप इसको ठीक करवा ले। और हमारे अधिकारियों के उसने जो बताया कि उसको ठीक कर दिया गया। 3 जगह से हमने वेरीफाई किया और उसको मैसेज दिया कि आपकी इस एकड़ के अंदर आप कहते हो ये फसल है, हमारा रिकॉर्ड ये कहता है 3 जगह से कि ये फसल है। उसके बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तब आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिसमैच का जब आप या तो आप बताइए फसल तो वही है, तब तक तो वेरीफाई चल रहा होता है। मंडी में जाने की स्थिति तो बहुत बाद में आती है जब फसल कट जाती है। उस वक्त भी हमने मंडी में हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये सारा विषय जो है हमने पहले भी कहा है कि इसको पोर्टल को हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं और भी अच्छी अच्छी कोई सुझाव देता है। हमारा मकसद ये है कि किसानों के फायदा हो और जो हरियाणा के किसान है, बाहर के किसान, हरियाणा वासी बाहर रहता है, खेती करता है, उसका वो अगर आधार कार्ड बाहर है, उसकी फसल हम खरीद रहे, लेकिन हमारा हरियाणा सरकार का मकसद हरियाणा के किसान की फसल खरीदना है। अगर आप ये हमारे साथी अगर कहे खुला छोड़ दे, हम कर्नाटक में रजिस्टर कराएंगे, बेचेंगे यहाँ, ये हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के किसान के लिए हरियाणा के खजाना, हरियाणा की सरकार मदद करे और कोई सही सुझाव देगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारा विधायक सदस्य हो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और मेरी फसल मेरा भी लगातार हम ऐड देते हैं, किसानों को डायरेक्ट SMS देते हैं। खरीफ 2000 में 2-3 बार हमने SMS भेजे हैं। पंचायतों की जमीनों की जगह सरपंच के बजाय हमने सेक्रेटरी को भी पावर दे दी है। मंडियों में हेल्प डेस्क लगा रहे हैं, पूरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और ये इस पोर्टल के आने के बाद किसान को बहुत सुविधा हुई है और ये जो पहले घपलेबाजी कालाबाजारी होती थी वो रुकी है। दूसरी एक बात और बता, जो ये विषय करते हैं कि धान की इतनी खरीदनी चाहिए, इतनी खरीदनी चाहिए, हमारे हर ब्लॉक के अंदर धान का या गेहूं का क्रॉप कटिंग का बीमा कराता है किसान। क्रॉप कटिंग होती है, उसमें डाटा आ जाता है कि एवरेज फसल कितनी हुई। हम उससे ज्यादा किसान के खरीदते हैं, उससे कम नहीं खरीदते। लेकिन हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि वैसे ही खुला काम पहले की तरह चलता जाए, कुछ भी खरीद लें, उससे हरियाणा के किसान को लाभ नहीं होगा, उससे कालाबाजारी करने वालों को लाभ होगा। आपका कोई सही सुझाव होगा, उसको हम सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। अब 1 घंटा हो गया, आधे घंटे का समय कॉल एंड मोशन का। और देखिए सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसके ऊपर बहस नहीं है। मैंने अजय जी ये नहीं, आप उसको लिखित पूछ सकते हैं, आप लिख करके पूछें। नहीं, अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। एक सप्लीमेंट्री आपने जवाब दे दिया जी, उन्होंने जवाब दिया क्यों नहीं। आधे घंटे से, ये देखिए ऐसा है, कॉल अटेंशन का टाइम आधा घंटा है और 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। और इसके ऊपर ये भी है कि चर्चा नहीं होगी, इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी, इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी। नहीं, जो भी दिया है डिबेट नहीं होगी इसके ऊपर। चलिए माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 6 तक रखता हूं। मैं आपके, क्योंकि BAC की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि 22 तारीख जब ये फैसला होगा, आखिरी दिन जो आज का है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि भाई अगर काम बाकी हो तो हम उसको और एक्सटेंड करेंगे हाउस को। तो हमने 17 आपको दिए कॉल अटेंशन, हमारी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, कॉल अटेंशन एडजॉर्नमेंट मोशन, एक रेजोल्यूशन दिया MSP पे। कॉल अटेंशन, हुड्डा साहब कॉल अटेंशन, एक मिनट सुनो मेरी बात। सभी कॉल अटेंशन जो आपने दिए हैं उनके ऊपर मेरिट के ऊपर विचार किया गया है। जो कॉल अटेंशन एडमिट हो सकते हैं वो उतने ही हैं। ये नहीं है कि कॉल अटेंशन, अब आपने तो 17 दिए हैं, बाकी उन्हें 35 दिए हुए हैं, 52 जो है कॉल अटेंशन के लिए खड़ा हुआ नहीं हूँ। हाजी, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउस काम हमारा बहुत बाकी है। जितने जवाब आए हैं, बहुत सारे साथियों ने उठाए हैं, संतोषजनक नहीं आए हैं, तो इस वास्ते हाउस आप अभी हाउस को बढ़ा दिया जाए। हाउस को बढ़ा दिया जाए। ये हुड्डा साहब सवेरे, आप सुबह तो बोले नहीं,
जब ये पास हुआ था, जब ये रेजोल्यूशन आया था, आज सुबह रेजोल्यूशन आया था कि हाँ जी, नहीं आप होंगे नहीं तो उस समय बोलना चाहिए था, मोशन आया था और मोशन जो है वो स्वीकार हुआ है कि आज की कार्रवाई लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में है। अच्छा मेरी बात तो सुनो आप मैं बोलता हूँ, आप सवाल जवाब करें। ये बीएससी में तय हुआ था नहीं, देखिए बात यह है कि हमने ये तय किया था अगर काम होगा तो इसको बढ़ाएंगे। काम नहीं है, काम अगर होता तो मैं अच्छा काम नहीं हाउस नहीं बढ़ाओगे आप? ये नहीं, देखिए बात ये है कि ये तो ऑलरेडी पहले रेजोल्यूशन दिखा दो इनको, सवेरे जो सवेरे रेजोल्यूशन हुआ उस समय नहीं बोले आप। जो अपनी आज लिस्ट ऑफ बिजनेस है, आज लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर बड़ी बातें लिखा पढ़ के साथ शुरू हो उससे पूरे हाउस आज खत्म कर रहे हो आप, तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। हाउस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा अधिकार है ये। 5 मिनट में आपसे मांगता हूँ बोलने के लिए। 5 मिनट बोलिए, बोलिए 5-7-10 मिनट और क्या 5 मिनट बोलिए आप, कोई चक्कर नहीं। अध्यक्ष महोदय देखिए बहुत सारे अगर ऐसा है ना आप बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी फिर आपका जवाब भी देंगे, तो फिर वो सुन के जाना। तो जवाब सुनूंगा। हाँ क्यों नहीं सुनूंगा? नहीं सुन के, अगर संतोष का जवाब होगा तो सुनेंगे। और वो आप बिजनेस शुरू कर दोगे तो क्या सुनेंगे हम? ठीक है, सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय जब से ये सदन शुरू हुआ, शीतकाल का सत्र शुरू हुआ, बहुत उम्मीद थी हमारे को। जिस प्रकार से आपने हाउस चलाया, सबको मौका दिया, चाहे वो पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे, सबने बोला, अपनी अपनी समस्याएं रखी। तो मैं समझता था कि बहुत उम्मीद है, बहुत कुछ जो है सरकार भी इसको रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर कुछ न कुछ कदम उठाएगी। लेकिन नटशेल में आज मैं देखता हूँ तो क्या क्या नतीजा के निकलता क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुया। कुछ भी नहीं जवाब मिले हमारे को, किसी में कोई जवाब नहीं मिले, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हमने मांग रखी सबसे पहले कि एचपीएससी घोटाला जो पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है, जहाँ सब चर्चा है, तो उसकी 3 घंटे चर्चा हुई है हुड्डा साहब, चर्चा हुई है। हाँ, तो उसका 3 घंटे के अंदर 1 घंटा 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। हाँ जी, मैं 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, सब बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला, 1 मिनट भी कहीं नहीं इंटरव्यून किया। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलने लग जाते हैं। मैंने ये कहा कि हमने मांग रखी थी, वो मांग नहीं मानी है हमारी। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ये रखी थी हमने भाई हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में सीबीआई द्वारा जांच की जाए, वो नहीं मानी आपने, तो हम संतुष्ट नहीं है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, आप करो ना करो वो तो चलो आपके अधिकार, आप करोगे क्या करोगे। फिर यहाँ कई साथियों ने उठाया ओल्ड एज पेंशन का सवाल, उस पर इस किस्म की शर्तें रख दी गई हैं। वो ओल्ड एज पेंशन दी गई थी, वो सम्मान पेंशन दिया गया था, उसमें इसकी उतनी आमदनी हो, उसकी आमदनी का क्या सवाल, ऑप्शनल छोड़ो। 2012 का इनका नोटिफिकेशन है और वो सदन के पटल पर रखवाया जा सकता है, जिसमें लिखा है। नहीं जवाब तो मैं, आप फिर ऐसे विषय क्यों उठा रहे हो? मैं जवाब तो दूंगा ना, आप जवाब तो दूंगा। ये विषय आ चुके हैं पहले, सारे जवाब इकट्ठे दे देना आप, ये पहले आ चुके हैं, इकट्ठे दे देना। मैं कह रहा हूँ ये विषय ना आया होता तो आप उठाओ, पेंशन का मैं जवाब देने वाला हूँ, इसलिए जो विषय पहले आ चुके उनको दे देना, वरना आप 3 दिन के सारे इतिहास को फिर पढ़ने लग जाएंगे। मेरी बात नहीं सुने तो मैं नहीं, आप जो पहले आ चुके हैं उनको विषय छोड़ दो, मेरा जवाब सुन के मैं कुछ बोलना। नहीं, आप बोलिए और उत्तर देना उनका भी, जो आप बोलेंगे उसका जवाब भी तो सरकार से लेंगे ना। पेशेंस टू लिसन। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कभी नहीं कहता हूँ, इश्यूज की बात करूंगा। और आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं चला जाता हूँ, कि मेजोरिटी आपकी चलाओ, या 5 मिनट बैठ के सुनो बात। ओल्ड एज पेंशन जो है वो सम्मान पेंशन होती है, सम्मान के लिए। मान लो आईएएस है, आप कह दो इसके पेंशन दो, इसका लड़का था, उसका लड़का तो घर में भी नहीं बिठाता, बाहर बिठा देता है। तो ये ऑप्शनल छोड़ो, जिसकी मर्जी ले, जहाँ नहीं मर्जी मान दे। और फिर सवाल आया था यहाँ SC ST बच्चों का, SC ST बच्चों का जो एक घोटाला हुआ था 18-19 में, उसके बाद मेडिकल के जो बच्चे SC ST के हैं, फार्मेसी में, नर्सिंग में, उनके स्कॉलरशिप नहीं गई कई साल से। उनका क्या करोगे आप? 100 करोड़ रुपया उनका बकाया है, उनको आप देने के लिए दे जा रहे हो। फिर बहुत तफसील से चर्चा हुई कोरोना पीरियड की, और मंत्री जी ने
काफी जवाब दिया भाई हम ये तैयार कर रहे हैं, ये जो नया आ रहा है थर्ड वेव जिसको कहते हैं उसका तो अभी कोई नहीं है। सेकंड वैक्सीन बहुत सारे जिनको हुआ है, जो अब तक तारा जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगा रखी थी उसको भी हो गया। बूस्टर की बात नहीं है। तैयारी जो है वो ये कि क्या करे हैं, कितने हेल्थ लिए हैं, 10,000 वैकेंसी आज हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी हैं। हम वेंटिलेटर ले आओगे, उसको चलाने वाला नहीं होगा तो कैसे होगा? वो इंतजार थोड़ा ही करेगा ना, वेंटिलेटर का चलाने वाला आएगा जब चलेंगे। मेरे को मालूम है उस टाइम देखा इस प्रकार से जो कोरोना के दौरान घोटाले हुए, चट्टा के साथ में शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी, पेपर लीक है, मतलब उसकी कोई जांच की आज तक कोई हमारे खबर नहीं किस स्टेज पर है, क्या है क्या नहीं है। एक और नया घोटाला हो रहा है 45 घोटाला है। आप इसी को उनमें आप एक मिनट लेट मी स्पीक। 45 राइस का केंद्र का है, वहां से डायरेक्शन है जितने आपके ये हैं शेल्टर वाले उनको आप ये नहीं कर सकते। अब 5 पार्टियों को एम्पैनलमेंट कर दिया और उनका रेट क्या फिक्स कर दिया, 73 रुपए पर केजी, जबकि आपका 55 रुपए मिल रहा है विद जीएसटी। इतना बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते थे। 5 पार्टियों पर एम्पैनलमेंट का क्या मतलब? पूरा डेपुटेशन आया था मेरे पास, मेरे तो मालूम नहीं। एवरीबॉडी इज टू बी एम्पैनल्ड, उसका अधिकार है, और अटेंशन दी थी वो नहीं आपने मंजूर की। तो आपको ये क्योंकि 45 राइस का मतलब ये है आयरन और B12 को जो कमी इसको दूरी करने के लिए कुपोषण से। इसी प्रकार आपका जो यहाँ मुद्दा आया क्रीमी लेयर का, ओबीसीज का, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। जिस प्रकार से आपने वो उसके 6 लाख कर दिया, जबकि सेंटर से जो है वो सेंटर पैटर्न पे कर लो आप। आपने उसमें एग्रीकल्चर इनकम तनख्वाह शामिल नहीं है, आपने वो भी शामिल कर दिया आमदनी में। इस प्रकार से आपने जो, मेरा ये कहने का मतलब है इसको करके आप रीलुक करो, इसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है उनसे डिस्कस करो, सारे देखो आपका इसका सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है इसमें। जो अपना इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना, क्या शानी उसका डिसीजन है, उसमें सारा डिसाइडेड है, उसमें उसको देखो, स्टेक होल्डर से बात करो, फिर ये कोई लागू करो। इसी प्रकार से कल चर्चा हो रही थी ये यूरिया DAP की चर्चा की, तो मंत्री जी ने जवाब दिया। मैंने कहा भाई ये किसी ने सवाल उठाया कि थाने में खाद बटा आपके यहाँ, इन्होंने कहा कि आपके समय में 2011 का क्या बता रहे थे थाने में खाद बटा। भाई उस थाने का नाम बता दो मेरे को। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश के तमाम